नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं ब्रजेश मिश्रा हूँ। एक बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि प्रकाश बजाज का पर्चा खारिज हो गया है। प्रकाश बजाज वो शख्स हैं जो समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा जाने के लिए पर्चा भरा था। रामजी लाल गौतम जो बीएसपी के प्रत्याशी हैं, उनका पर्चा वैलिड घोषित किया गया है और प्रकाश बजाज इनवैलिड उनका पर्चा घोषित किया गया, यानी अवैध। अब 10 सीटें, 10 कैंडिडेट, निर्विरोध निर्वाचन का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि प्रकाश बजाज में जितने भी दस्तखत थी प्रस्तावकों की, सब समाजवादी पार्टी के 10 विधायकों की थी, जबकि रामजी गौतम के पर्चे में 4 ऐसे एमएलए थे जिन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था प्रस्ताव की लिस्ट से और कहा था कि फर्जी दस्तखत की गई है, उस पर्चे को वैलिड करार दे दिया गया है और प्रकाश बजाज का पर्चा इनवैलिड। अभी हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि प्रकाश बजाज अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का दरवाज़ा कल खटखटाने जा रहे हैं और वो हाईकोर्ट जाएंगे अपने नॉमिनेशन खारिज किए जाने के मसले को लेकर। तो यानी ये चुनाव उतना आसान नहीं है जितना आसान अब समझने की कोशिश की जा रही है। प्रकाश बजाज कल सुबह लखनऊ बेंच में पिटीशन दाखिल करेंगे। उस पिटीशन में वो सारे तथ्य सामने रखेंगे कि किन तथ्यों की अनदेखी करके उनका पर्चा खारिज किया गया। मामला अभी इतना आसान नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि अभी इस मसले का हल निकलना बाकी है। ये तो हुआ ताज़ा अपडेट। 10 सीटें, 10 कैंडिडेट, निर्विरोध निर्वाचन। अब मामला हाईकोर्ट पहुंचने वाला है। अगली कड़ी आपको हाईकोर्ट से देखने को मिलेगी कि क्या कुछ होने जा रहा है। हाँ, तो अब ये मसला ये शुरू करते हैं कि ये साहब उत्तर प्रदेश की राजनीति है। मैं सबसे हमेशा ये कहता हूँ कि राजनीति सीखना, समझना, जानना और देखना है तो कृपया उत्तर प्रदेश आइए। देश का हर बड़ा नेता जब भी कोई प्रधानमंत्री बना या सर्वोच्च पद पे पहुंचा तो उत्तर प्रदेश का योगदान रहा है। और यूपी से राजनीति आपने एक बार सीख ली तो फिर आजीवन आपको राजनीति में सर्वाइव कर जाएंगे। यहाँ जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। जो साथ होता है वो आपके खिलाफ होता है और जो आपके खिलाफ दिख रहा होता है दरअसल वो आपके साथ होता है। ये उत्तर प्रदेश की राजनीति है। जहाँ इनकार लिखा होता है उसको आप इकरार समझिए, जहाँ इकरार लिखा होता है उसको आप हमेशा इनकार समझिए, तभी आप उत्तर प्रदेश की राजनीति में चल पाएंगे। आज ताज़ा घटनाक्रम कल से चल रहा है। कल 3 बजे 2:55 पर जो कांड हुआ था, प्रकाश बजाज का पर्चा दाखिल करके समाजवादी पार्टी ने एक चोट दी थी। आज सुबह अचानक से बहुजन समाज पार्टी के 7 एमएलए अखिलेश यादव के पास पहुंच गए। इसके पहले इनमें से 5 एमएलए विधानसभा पहुंचे और रिटर्निंग अफसर को ये लिखित शपथ पत्र पे दिया कि उनके दस्तखत बीएसपी कैंडिडेट रामजी गौतम में फर्जी हैं, लिहाजा उनका नामांकन खारिज कर दिया जाए, उनका पर्चा वैलिड नहीं है, उनके दस्तखत फर्जी हैं। ये एफिडेविट देने के बाद ये 5 विधायक 2 गाड़ियों में भरकर अखिलेश यादव से मिलने उनके पार्टी हेडक्वार्टर समाजवादी पार्टी पहुंच गए। विधायक किसके हैं? बीएसपी के। मिलने किससे जा रहे हैं? अखिलेश यादव से, समाजवादी पार्टी के हेड से। क्यों भाई? अभी ये बीता ही नहीं था कि 2 और एमएलए पीछे से पहुंच गए, सुषमा पटेल और वंदना सिंह। इन्होंने भी अखिलेश यादव से मुलाकात की। मसला इस बात का है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में 7 एमएलए बहुजन समाज पार्टी के अब समाजवादी पार्टी कैंप का हिस्सा हो गए हैं। अब ये राज्यसभा का चुनाव हो ना हो, वोट पड़े ना पड़े, कौन किधर जाए ना जाए अलग विषय है, पर एक चीज सत्य है कि समाजवादी पार्टी में 7 विधायकों की एंट्री हो गई है, वो भी बीएसपी के। यानी बीएसपी में एक बड़ी टूट हुई है। दरअसल ये पूरा मामला तब से उठा जब से भारतीय जनता पार्टी, जिसके पास 9 सीटें जीतने की क्षमता थी, लेकिन उसने कैंडिडेट 8 उतारे और 1 सीट बहुजन समाज पार्टी की तरफ पास कर दी। उसके बाद से एक विशेष तौर पर माइनॉरिटी समाज से जो एमएलएज हैं, जो 7 में से 4 तो माइनॉरिटी समाज से हैं जिन्होंने बगावत की, तो देखा जबकि ये मायावती बीजेपी के नज़दीक जा रही हैं और 1 सीट अंडरस्टैंडिंग में आ रही है, तो इन 5 ने बगावत कर दी कि हम साहब समाज में क्या मुंह दिखाएंगे अपने, क्योंकि हम तो बीजेपी के खिलाफ वोट लेकर आए थे। तो ये 4 ने संपर्क किया अखिलेश यादव ने से किसी एक माध्यम के थ्रू और फिर जाकर ये पूरा राजनीतिक एक पॉलिटिकल स्क्रिप्ट लिखी गई। अब ताजा सूरत हाल ये है कि 10 प्रत्याशी, 10 सीटें, निर्विरोध निर्वाचन का रास्ता साफ। लेकिन हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि प्रकाश बजाज कल पिटीशन दाखिल करेंगे हाईकोर्ट में। अब मामला हाईकोर्ट में सुनवाई होगी, उसके बाद तय होगा कि प्रकाश बजाज का पर्चा वैलिड है अथवा नहीं। लेकिन संसदीय परंपरा में रिटर्निंग अफसर का फैसला सामान्य तौर पर अंतिम फैसला माना जाता है। अब इस पर हाईकोर्ट अपनी क्या ओपिनियन रखता है ये अलग विषय है। लेकिन राजनीति में कुछ चीजें दिलचस्प हो गई हैं।
दिलचस्प ऐसे हो गई हैं कि अब यह तय हो गया है कि प्री पोल भले न सही, लेकिन पोस्ट पोल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक पोस्ट पोल अंडरस्टैंडिंग है। मैं अलायंस नहीं कह सकता अभी, क्योंकि अलायंस बहुत बड़ी बात होती है, पर पोस्ट पोल अंडरस्टैंडिंग या प्री पोल अंडरस्टैंडिंग बीजेपी और बीएसपी की होगी, ऐसा प्रतीत होता है। बाकी अपोजिशन एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा होगा, क्योंकि आज जब ये बीएसपी में तोड़फोड़ हो रही थी तो कांग्रेस बल्लियों उछल रही थी, जिसे बिना दूल्हे का बाराती उछलता है उस टाइप कांग्रेस का हाल था। भाई आपसे क्या मतलब है, आप क्यों इतना खुश हो रहे हैं? तो इसका मतलब यह है कि एक अलायंस ऐसा है जो समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में माइनस बीएसपी खड़ा है, और एक अंडरस्टैंडिंग तैयार हो रही है जो बीजेपी और बीएसपी की है। यह तस्वीर बहनों भाइयों अभी धुंधली है। मेरी कल की डिबेट के क्रम में मैं आगे बढ़ाता हूं बात, जिन लोगों ने कल डिबेट सुनी होगी उस क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो अभी तस्वीर धुंधली है, अभी एचडी क्वालिटी तस्वीर नहीं है, अभी एक धुंधली तस्वीर है जिसमें मायावती बीजेपी की राह पर जाती हल्की हल्की दिख रही हैं। अभी जाएंगी नहीं, वी डोंट नो, ये तो बाद में पता चलेगा। और एक है बाकी विपक्ष जो अखिलेश यादव के पीछे चलने की कोशिश कर रहा है, और बीएसपी के 7 विधायकों का समाजवादी पार्टी में जाना ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये एक असामान्य घटनाक्रम है। जाने के लिए उन्होंने सपा अचानक क्यों चुना, कारण क्या है? क्या समाजवादी पार्टी की प्रेजेंस ज्यादा मजबूत हो रही है विपक्ष में? क्या वो बहुत मजबूती से चुनौती देने जा रही है बीजेपी को, या फिर इसके राजनीतिक निहितार्थ कुछ और हैं जिनको हम लोग अभी नहीं समझ पा रहे हैं? तो यही समझने के लिए यह डिबेट बुलाई है। तो कुछ बयान सुनिए, फिर एक बढ़िया डिबेट है, आगे बढ़ाते हैं। बहन जी तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन उनके कोऑर्डिनेटर उनको मिट्टी में मिलाने का काम किया। हम लोग सम्मान भी नहीं मिला, अपमानित होना पड़ रहा है, इस वजह से हम लोगों ने अपना नाम वापस। मेरा फर्जी सिग्नेचर करके पर्चा दाखिल किया गया। हमको विधायक रहते हुए भी बहुजन समाज पार्टी के कोऑर्डिनेटर हम लोगों से कोई कांटेक्ट नहीं रखते। खरीद फरोख्त की राजनीति समाजवादी पार्टी की पुरानी प्रथा है, तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। 2 नामांकन पेपर पे 4 विधायकों ने आपत्ति की है और 1 नामांकन पेपर पर किसी भी विधायक ने आपत्ति नहीं की है। ऑब्जेक्शन का पॉइंट वाइज हमने रिप्लाई दे दिया, हमने डिटेल्ड रिप्लाई दे दिया, जितना हमसे मांगा गया हमने उतना उनको रिप्लाई दे दिया। पूरी तरह बहुजन समाज पार्टी में अस्थिरता का दौर चालू है, जनाधार खोती जा रही है, इनके विधायक पार्टी से पूरी तरह असंतुष्ट हैं। गोपनीय गठबंधन बीजेपी और बीएसपी का चल रहा था, वो अब उजागर हो गया है। तो अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव के 1.5 साल हैं। कितना? 1.5 साल। एक राज्यसभा सीट के लिए मायावती ने अपने 7 विधायकों की कुर्बानी दे दी। एक राज्यसभा सीट मिलेगी अगर कोर्ट ने इंटरफियर नहीं किया तो। बदले में आपने खोया कितना? 7। तो पाने से ज्यादा नुकसान किसने उठाया? बहुजन समाज पार्टी ने। बीजेपी ने एक राज्यसभा सीट खोई। मैं पहले से कहता आ रहा हूं कि अगर बीजेपी चाहती 9 के 9 जीतती। अपोजिशन में किसी की हैसियत नहीं थी कि वो प्रत्याशी खड़ा करने की स्थिति में होता। एक पर्चा केवल प्रोफेसर राम गोपाल का आया था, उसके अलावा कोई पर्चा नहीं आया था। अगर बीजेपी 9 खड़ा करती 9 के 9 जीतती। इसके पहले भी बीजेपी डंके की चोट पर अनिल अग्रवाल को जबरदस्ती जिता के ले गई थी, राजा भैया का वोट भी ली थी। कितना एग्रेसिव पोस्चर से लड़ी थी सबने देखा था। उसके पहले प्रीति महापात्रा का केस सबको पता है। तो इस बार ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी ने अपने खाते की एक सीट मायावती की तरफ पेशकश कर दी? तो कुछ तो कारण होगा, कोई अंडरस्टैंडिंग तो होगी। तो हम लोग यही जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ताजा सूरत हाल, प्रकाश बजाज का पर्चा खारिज, रामजीलाल गौतम को ओके, हरी झंडी, 10 पर्चे, 10 कैंडिडेट, 10 सीटें, निर्विरोध निर्वाचन। अगर हाईकोर्ट इंटरवीन नहीं करता तो। डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। आज की डिबेट में मेरे साथ दीपक सिंह कांग्रेस से हैं, उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी, ब्रजेश शुक्ला बहुत जाने माने पत्रकार, हरीशचंद्र श्रीवास्तव बीजेपी से हैं, एमएच खान साहब जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, असलम अली चौधरी ये बागी विधायक हैं बहुजन समाज पार्टी के, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी का। तो भाई असलम भाई, आपसे ही कार्यक्रम में शुरू करना चाहता हूं। मैं कारण जानना चाहता हूं कि जिस पार्टी के टिकट पर आप चुनकर आए उस पार्टी का साथ आप क्यों छोड़ना चाहते हैं? आपको ऐसा क्यों महसूस हुआ कि आपको बसपा में नहीं रहना चाहिए, या बसपा गलत कर रही है?
और फिर आप अखिलेश यादव से मिलने पहुंच जाते हैं। मैं आपसे कारण जानना चाहता हूं असलम भाई। ना तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ना तो मैं अखिलेश जी से मिलने गया, और ना ही बसपा में जो बीजेपी का सहयोग है, जो अभी आप बता रहे थे कि बीजेपी का और बसपा का, और माइनॉरिटी के आप 4 विधायकों का नाम ले रहे थे, 4 नहीं है 3 है। हम बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़के जीत के आए हैं, पूर्व में 4 बार के सांसद को हरा के आए हैं। हम बीएसपी से नाराज नहीं हैं। जो ये साठ-गांठ करवाई है कुछ लोगों ने बीच में, बीजेपी से जो गांठ-बांठ चल रही है, तो बीएसपी से हम नाराज नहीं हैं। ना बीएसपी से हमने बगावत की, हम बीएसपी के विधायक हैं, बीएसपी में हैं, बीएसपी रहेंगे। मान्यवर काशीराम जी की, बाबा साहब की नीतियों में यकीन रखने वाले आदमी हैं। आप रामजी लाल गौतम का पर्चा खारिज कराने के लिए क्यों गए थे, अगर आप नाराज नहीं थे तो? मैं आपसे एक क्वेश्चन इसमें पूछ लेता हूं। जब किसी भी प्रत्याशी का नॉमिनेशन होता है, उसमें जो प्रस्तावक होते हैं वो नॉमिनेशन करने जाते हैं, साथ जाते हैं। वहां रिटर्न अधिकारी जो भी होते हैं, वीडियोग्राफी होती है, प्रस्तावों की भी होती है और कैंडिडेट की भी होती है। हमें ये जानकारी नहीं कौन हमारा प्रत्याशी आ रहा है, कब नॉमिनेशन हो रहा है, कब नहीं हो रहा है। तो हम विधायक हैं, हम उसे कड़ी की जब प्रस्तावक हमें बनाए जा रहे हैं तो हमें मीटिंग हो, बतलाना हो, या नॉमिनेशन के दिन हमें बुलाया जाता। आपने नॉमिनेशन पेपर पर हस्ताक्षर किए थे अथवा नहीं किए थे? मैं ये कह रहा हूं हस्ताक्षर नहीं हुए। अगर आप ये, मैं आपसे, चाहे प्रधान मेंबर हो, प्रधान हो या लोकसभा में कोई भी हो, जब नॉमिनेशन होता है, नॉमिनेशन में प्रस्तावक साथ जाते हैं, बाकायदे उनकी वीडियोग्राफी होती है। लेकिन पर्चा तो हमारी कोई वीडियोग्राफी हो या हमें बुलाया हो या हमें आपके विरोध के बावजूद पर्चा तो वैलिड करार दे दिया गया। आप तो सारे जानने, सारे देश में क्या हो रहा है, बीजेपी क्या कर रही है। बीजेपी ने, जो बीजेपी का खेल है वो सब आप देख रहे हैं। बीजेपी का खेल है, बीजेपी के सहयोग से पर्चा वैलिड हुआ है। तो 4 प्रस्तावकों के वापसी होने के बाद क्या कोई उचित नहीं बनता? तो आपको बुरा क्यों लग रहा है, अगर मायावती जी थोड़ा बीजेपी के नजदीक जा रही हैं तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? आपको एक बुरा कैसे नहीं लगेगा? बीजेपी ने पूरे देश और प्रदेश के अंदर जनता का क्या हाल कर रखा है आपके सामने है। चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, बुनकर हो, युवा हो, एक पूरे देश को गड्ढे में जो भी पार्टी ले जाने का काम कर रही है, उसके हर सपोर्ट में बीएसपी अगर सपोर्ट करेगी तो हम तो सपोर्ट नहीं करेंगे। चाहे वो 3 तलाक पर रहा हो, चाहे और कई मामलों में रहा हो, हर सपोर्ट बीजेपी को करती है। भाई, आप तो देख रहे हो कि लगातार जब हमारे 14-15 विधायक पिछले 2-1 सालों से मायावती जी के जो भी स्टेटमेंट आए वो बीजेपी के ही इर्द गिर्द रहे हैं। तो ये बात आज आपको पता चली क्या? हाँ। कोई छोटे बच्चे तो आप हैं नहीं, राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं आप। मौका है आज मिला, पुराने खिलाड़ी हैं आप, मैं जानता हूं आपको। तो आपको आज पता चला क्या? मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, आज पता नहीं चला। पता तो बहुत पहले से, जब से पता था, पर नुके के वक्त से पहले और समय से पहले और नसीब से ज्यादा कभी कुछ नहीं होता। समय अब आया है इन्हें बताने का। तो अपने हमारे जो अंदर गुस्सा है, जो ये कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय लीडर कर रही हैं। तो असलम भाई, अब आप अपने क्षेत्र के लोगों को क्या मुंह दिखाइएगा? क्यों नहीं मुंह दिखाएंगे, क्या बात है? क्षेत्र के हम काम कर रहे हैं, हमने धरने प्रदर्शन भी किए हैं, क्षेत्र का विकास भी किया है, 3 राज्य के इंटर कॉलेज बनवाए हैं, पुल वगैरह बनवाए हैं, सारे काम क्षेत्र की जनता हमारे साथ है। तो बेहतर यह होता कि आप आज अपने विधायकी से इस्तीफा देते और नए इलेक्शन में चले जाते। आप तो हाथी पे चुन के आए हैं ना, कोई असलम खान थोड़ी जीते हैं, असलम चौधरी थोड़ी जीते हैं, हाथी के टिकट पे जीत के आए हैं। टिकट संभल है। सन 2000 से हम पार्टी में हैं, पार्टी के समय पर रहे हैं, पार्टी के निर्णयों को आज जब बीजेपी के सहयोग में ये सारे निर्णय लिए जा रहे हैं, तो विधायक से हम इस्तीफा क्या होता है? तो मायावती जी से आपने पूछा कभी, आपने जानने की असलम भाई कभी कोशिश की कि बहन जी ऐसा क्यों कर रही हैं? आवाज नहीं आ रही। मैंने कई बार बात की। आज जो कोऑर्डिनेटर वहां बनाए हुए हैं, उन कोऑर्डिनेटरों का साल भर से 1.5 साल से यह कहना कि बीएसपी का कार्यकर्ता कोई भी पदाधिकारी विधायक से बात नहीं करेंगे। हमारी विधानसभा में बराबर में बुलंदशहर में चुनाव है, जबकि चुनाव में पश्चिम में बीएसपी का मैं अकेला विधायक हूं। वहां चुनाव में भी हमारी ड्यूटी नहीं, बूझ नहीं, कहीं नहीं, तो क्या करेंगे आप?
कोऑर्डिनेटर के दम पे सरकार थोड़ी बनती है। आपकी- विधायक जो लड़ते हैं, विधायक जी के आते हैं, उनके दम आपकी पे अंतिम सरकार बनती है। मुलाकात मायावती से कब हुई थी? जी, मेरी 8 महीने पहले मुलाकात हुई थी, और उससे पहले चेयरमैन नगर पालिका के चुनाव में मुलाकात की। हापुड़ नगर पालिका चुनाव, एक निर्दलीय धर्मपाल पूर्व विधायक का बेटा, उसका टिकट काट के एक वैश्य समाज के आदमी का कर दिया, वो निर्दलीय लड़ा तो भी 600 वोटों से हारा, जबरदस्ती बीजेपी ने हराया। जाटो समाज का बेटा नहीं था वो। पर असलम भाई, अब आप बताइए कि अब आप जब क्षेत्र में जाटो समाज का जाएंगे बेटा था, पूर्व विधायक। तो माइनॉरिटीज के लोग आपसे सवाल पूछेंगे ना कि आपको तो विधायक बना के भेजा और आपकी पार्टी बीजेपी के नजदीक चली गई, अपनी कम्युनिटी को क्या मुंह दिखाइएगा आप? जो माइनॉरिटी, मेरा मुंह उजला है, मेरा मुंह गंदा नहीं है, जिनका गंदा मुंह है उनका। चूंकि माइनॉरिटी जो बीजेपी के खिलाफ हम लोगों को, पूरे किसान को, मजदूर को, बुनकर को, युवा को, आप चाहे सरकारी विभाग, सारे सरकार महकमे में सब बीजेपी से नाराज है, और बीजेपी से नाराज होने के बाद जनता तो खुश है हमसे। ओके, अब आप क्या बहन जी के कीजिएगा? निर्णय से तो जनता देखिए, नाराज अब है। आप तो क्लियर लाइन ले ली आपने कि अब आप बीएसपी के खिलाफ हैं, तो अब आप क्या करेंगे? क्या नेक्स्ट आपका मूव क्या होगा? नहीं, बीएसपी के खिलाफ नहीं, हम बीएसपी में, बीएसपी के अंदर जो बीजेपी के प्रति नीति चल रही है उनसे नाराज है। ओके, हम उनसे नाराज हैं जो नहीं लिए जा रहे। चूंकि प्लेटफार्म जो है ये मूवमेंट है, इस मूवमेंट को चलाने ओके। के लिए पूर्व में इस पहले राउंड का एक अंतिम सवाल है आपसे। कितनी बड़ी कुर्बानी दी है ये अखिलेश यादव कैसे नेता हैं? अगर उनके पर्सनल में से पूछते हैं तो नेतागिरी अच्छी करे हैं, अच्छे नेता हैं, उनका निर्णय उल्टा सीधा नहीं है। आज अगर विधायकी की सम्मान बचाया है, विधायकी का सम्मान जो बीजेपी ने खत्म किया है या बीएसपी ने खत्म किया है, आप नॉमिनेशन भी करवा रहे हैं, प्रस्ताव को बना रहे हैं, विधायकों से मीटिंग नहीं है, बुलाएंगे नहीं। कैसे नेता हैं अखिलेश यादव, ये क्या ये मैं है? समझना चाहता हूं। आप जो मुझसे पूछना चाहते हैं वो अच्छी तरह आप भी जानते हैं। नहीं, आप कोई छोटे बच्चे नहीं, मैं कोई गुगली नहीं फेंक रहा हूं कि बाल कहीं पड़े, टप्पा और कट के कहीं जाए। मैं तो सीधा सीधा पूछ रहा हूं अखिलेश यादव कैसे नेता हैं? मैं ये कह रहा हूं अखिलेश यादव जी जैसे हैं, सारी प्रदेश जानता, सब जानते हैं। अगर अरे उनकी हमारे अच्छाई ना दोस्त होती, असलम भाई कैसे जानते हैं उनको, तो ये बताओ, उनकी नजर में कैसे नेता हैं? मैं प्रदेश में हूं, प्रदेश के वे दूसरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मामला या मैं फंसा। विधायक हूं, तो कम से कम उनके टीवी से, चैनल से, चैनल से मैं सुनता रहता हूं। हाँ, क्षेत्र के लोग भी और भी जो सपा में है वो मिलके जाते हैं, बताते हैं, मुलाकात होती है, बात करते हैं वो आपसे। समाजवादी पार्टी जो की क्षेत्र आम के लोग जाते हैं, रेपुटेशन उनके क्या साथ है? बताते हैं वो। समाजवादी पार्टी की आम रेपुटेशन क्या है? अभी आप ही को एक पता नहीं है, मैं बता दूं। मेरी घरवाली ने कल ही भी बीजेपी ये सपा ज्वाइन की है। देखो, इनकी पत्नी समाजवादी अखिलेश जी पार्टी की ज्वाइन वीडियो की को अच्छा रहती है। समझकर देख रहे हो दर्शकों, देख लो भैया, मेरे को मत कहना कि मैं आप गुगली दिखा फेंकता रहे हूँ। हैं। और अभी इनकी एक खुद बात की मैं आपको औरत, बता दूं, जो लालजी- इनकी खुद की जो- पत्नी, जो इनकी उमाशंकर खुद की जी ने बेगम, कहा, जो इनकी खुद की उमाशंकर बेगम जी ने कहा, समाजवादी मैंने पार्टी लगाया। ज्वाइन कर ली। उमाशंकर से मैं ये पूछना चाहता हूँ, हाँ हाँ, पूछो पूछो असलम भाई। उमाशंकर जी, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। उमाशंकर जी जो एलिगेशन लगा रहे थे आज प्रेस में, हाँ। मीडिया के माध्यम से सुना था कि आपने पैसे मैं लिए हैं। पूछा हूं, जब से सरकार बनी है, आपने वो पै- योगी जी की गोद में बैठे हजारों करोड़ रुपए की जो पट्टे ठेके लिए हैं उन्होंने, जो हजारों करोड़ के पट्टे ठेके लिए हैं उमाशंकर जी ने, वो एलिगेशन दूसरे विधायकों पे लगा रहे हैं। विधायक वो है, विधायक क्या मैं? और जिस तरीके से वो एलिगेशन लगा रहे हैं उमाशंकर जी, मैं कहता हूं कि बीजेपी के पर आपने अपनी वाइफ को तो देखो समाजवादी पार्टी ने सेट कर दिया। पट्टे लिए हैं, अब खान साहब पीछे से रास्ता खोल रखा है अपने उसका आंटी का भी। अधिकार है। कितने होशियार हैं। मैं क्या कहता हूं 50 सदस्य कि बनी उत्तर थी। प्रदेश में उसका अपना राजनीति अधिकार करने है, मिर्चा लगी सीखना रहती है। चाहिए। हाँ। असलम भाई जैसे नेता टीचर हैं जो पॉलिटिक्स सिखा सकते हैं सबको। थैंक यू असलम भाई, हमारे साथ बने रहिएगा, आप बहुत दिलचस्प आदमी, आपसे आगे भी बातचीत करेंगे। हरीश चंद्र श्रीवास्तव मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। भाई हरीश जी, आपका और बहन जी का रिश्ता क्या है? जी, भारतीय जनता पार्टी
का बीएसपी से कोई रिश्ता नहीं है। बीएसपी से कौन सा रिश्ता है? कैसी नेता हैं बहन जी? अब ये तो बीएसपी के लोग जाने। इतना संभल के क्यों बोल रहे हो? कोई कोर्ट में थोड़ी खड़े हो आप। बता रहे हैं कैसे। अरे अपन लोग डिस्कशन कर रहे हैं ओपन फोरम पे, सब दोस्त लोग बैठे हैं, कोई गलत बात नहीं हो रही है। आप बोलिए हरीश जी। वो तो बीएसपी संभल के इसलिए। खान साहब आप शांत रहो, अब हरीश जी की बात सुनो। वो तो बीएसपी के लोग ही बता सकते हैं ना, या जिन्होंने उनके साथ काम किया होगा वो जान सकते हैं कि आपने तो साहब 3 बार काम किया, आपको तो बेहतर पता कभी उनके साथ काम किए हैं जी। इतना संभल के क्यों बोल रहे हो हरीश जी? हम कभी विधायक नहीं रहे कि हमने उनके साथ कहीं कोई साबका पड़ा। अच्छा छोड़िए, एक बात बताइए, आप 9 सीटें जीत सकते थे, आपने आज कैंडिडेट क्यों दिए और एक सीट आपने बीएसपी की तरफ पास क्यों की? संवाद रहा वही बता सकते हैं। आप 9 सीटें जीत सकते थे, आपने एक सीट बीएसपी के लिए क्यों छोड़ी फिर? नहीं ये नहीं देखिए, ये बात जो कही जा रही है वो सरासर गलत है। हमारे पास अगर हम अपना दल के वोट को मिला भी लें तो हमारे पास कुल 8 सीट के बाद 14-15 वोट बचते हैं। नहीं, 23 वोट बचते हैं, मेरे पास रिकॉर्ड है, 23 वोट बचते हैं। अगर हम नवा और फर्स्ट प्रेफरेंस में आपके 9 सीट जीत जाते। अगर वोटों का डिस्ट्रीब्यूशन हरीश जी ठीक से करते तो आप 9 प्रत्याशी आराम से जीता लेते, वरना अनिल अग्रवाल क्यों लाए थे आप? प्रीति महापात्रा क्यों लाए थे आप? वो चुनाव टेक्निकली नहीं, तो आप देखिए ना, पिछले में तो ये सुबह सपा भी हमारे साथ थी ना, अब तो 4 वोट वो भी हमारे साथ नहीं है। उसके बावजूद 8 जिताने के बावजूद 23 आपके पास थे। छोड़ना चाहते और मैं कहता हूँ रिश्ता रखो तो डंके की चोट पे रखो। अगर आपको मायावती के साथ रिश्ता रखना है, यस एक्सेप्ट इट, कहते हैं कि भारतीय जनता हम लोग एक क्लोज हैं कर रही है। अगर आपको बीएसपी से रिश्ता रखना है तो रखिए, बट इट शुड बी क्लियर, इट शुड बी क्लियर। देखिए, ये लोग और लोगों को क्लियर होना चाहिए। अगर हम नवा कैंडिडेट हमारा नेतृत्व फील्ड करता तो आप ही लोग कहते हैं भाजपा हार्स ट्रेडिंग कर रही है, इसके पास हार्स ट्रेडिंग का कोई प्रश्न ही नहीं था। विपक्ष से एक पर्चा प्रोफेसर का आया था, बाकी किसी का आया ही नहीं था। चित भी अपनी पट भी अपनी, कोई नहीं हरीश जी, एक पर्चा केवल आया था विपक्ष से। चित भी अपनी पट भी अपनी की। देखिए, एक पर्चा नहीं, आखिर उसको निर्दलीय अखिलेश जी ने पर्चा दाखिल कराया। हाँ, तो जब गेम करना था तो किया, राजनीति तो क्या था, उनकी कोई प्लानिंग थी कि नहीं है? नहीं, राजनीति में सब होता है। तो देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी की कुछ रणनीतिक चूक है। असलम की पत्नी को ज्वाइन करा के रणनीतिकारों की ये अगर प्लान्ड नहीं था, चूक हुई है तो ये अगर ना हरीश जी, बीजेपी के रणनीतिकारों से कुछ चूक हुई है। ये आपका विश्लेषण हो सकता है, मैं ऐसा नहीं मानता। असलम भाई जाना मत, बहुत मजेदार बात आपसे करेंगे। उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। भाई उदयवीर जी, जब आपके पास नंबर नहीं थे तो आपने एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा करके ये सब क्यों ड्रामा क्रिएट किया, पहला सवाल। और दूसरा, आप भी वही आपने शुरू कर दिया, आपने पोचिंग शुरू कर दी। क्या जरूरत थी कि आप बीएसपी में तोड़फोड़ करेंगे? ये किस तरह की राजनीति है? ब्रजेश जी, नंबर 1, जिसके पास सेकंड प्रायोरिटी के वोट ज़्यादा हैं, अगर वो चुनाव में प्रत्याशी खड़ा नहीं कर रहा तो जिस दूसरे नंबर के दल पे वोट हैं वो खड़ा करेगा। पिछली बार भी हमारा बहुजन समाज पार्टी से पहले से गठबंधन नहीं था, लेकिन अब के नेता सदन लालजी वर्मा जी ने हमारे नेता सदन, हमारे दल के नेता राम गोविंद चौधरी जी के मार्फत बात की कि आप हमारे पास जो अतिरिक्त वोट हैं आप हमें दे दीजिए। हमने कहा हम भाजपा को नहीं देंगे, हम आपको देंगे, हम भाजपा के साथ नहीं जा सकते। और हमने उनकी मदद की और उसमें जो भी आरोप प्रत्यारोप लगा, लेकिन जितने वोट हमारी क्षमता थी हमने डलवाए। और भारतीय जनता पार्टी ने हम दोनों दलों के साथ होने के बावजूद अपना 9वां प्रत्याशी जिता लिया। तो जब बसपा ने हमसे समर्थन नहीं मांगा, उसके पास हमसे कम वोट हैं, भारतीय जनता पार्टी 9वां प्रत्याशी उतार नहीं रही, जाने किसकी मोहब्बत में, जाने किसकी मुरब्बत में, किसकी मोहब्बत में, वो भाजपा वाले वो बैठे हैं, बताएंगे उन्होंने क्यों 9वां नहीं उतारा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगता, अरे हरियाणा में झगड़ा हुआ तो आपकी थी। हरीश जी प्लीज, पहले राउंड में कोई किसी को हरीश जी बीच में मत बोलिए, हरीश जी प्लीज बीच में मत बोलिए, हरीश जी आई रिक्वेस्ट प्लीज बीच में मत बोलिए। आप एक एक करके मोहब्बत, हॉर्स ट्रेडिंग का चार्ज तब नहीं लग रहा था जब
हरियाणा के चुनाव में अहमद पटेल के पर्चे को लेकर आधी रात तक बैठी थी पूरी भाजपा और कांग्रेस वहां चुनाव आयोग पर में आपने दिल्ली। बीएसपी में तोड़फोड़ क्यों की? नहीं, हमने क्यों तोड़फोड़ की? क्यों? हमने तो आरोप आप ही के ऊपर लग रहा है, सारी स्क्रिप्ट आपने खुद रची है। उदयवीर सिंह के ऊपर आरोप लग रहा है। आरोप सब लगाएंगे। पहली बात तो हमने निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन किया, 10 प्रस्तावक हमारी पार्टी के थे। हमने किसी से समर्थन लिया नहीं, किसी से प्रस्ताव कराया नहीं, हमने किसी से कुछ नहीं कराया। आपके सामने बीजेपी के बसपा के विधायक बैठे हैं। हमने पिछली बार समर्थन दिया था तो खुल के दिया था। अगर इस बार कोई समर्थन दे रहा था तो उसे खुल के देना चाहिए था। लोकतंत्र में अधिकार है। अब तो पर्चा खारिज हो गया, क्या कर लोगे? पर्चा खारिज भैया, सैया भाई कोतवाल, अब डर किसका है? जिनका बहुमत है उन्होंने अपने बहुमत के दम पर जाने कितने लोगों के अधिकार छीन लिए, जाने क्या क्या न्याय अन्याय करा दिया। उसके लिए जो रास्ते हैं, खबर आ रही कि कोर्ट वोट जा रहे हैं आप लोग, कुछ है क्या ऐसा? बीच में मत बोला कीजिए प्लीज जी। आप बात खत्म होने दिया। अच्छा बोले आप। जब भाई बात यह है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी है उसका पर्चा अगर खारिज हुआ है तो वो जाके अपनी बात रखने का उसे सारा अधिकार है। वो कोर्ट में रखना चाहता है, वो कोर्ट में रखेगा। उसकी बाइट इस तरह की आ रही है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई विधायक ये कहे सदन में जाके आरओ के सामने कि मैंने किसी नॉमिनेशन पेपर पे दस्तखत नहीं किया है, और उसके बाद लालजी वर्मा, उमाशंकर जी और सुरेश खन्ना साहब सहित ये वकालत कर रहे हैं कि नहीं, तीसरे के बारे में चर्चा नहीं, जिसने दस्तखत किया ही नहीं है उसे क्या मालूम कि आपने 2 नामांकन जमा किए थे कि 3 किए थे कि 4 किए थे। तो आपका मत है कि ये नॉमिनेशन पेपर जो खारिज किया गया, जो वैध करार दिया गया बीएसपी का, ये गलत है? नहीं, मैं तो ये मानता हूं कि अगर किसी व्यक्ति ने ये कहा कि मेरा दस्तखत फोर्ज है, एफिडेविट देके कहा, तो जहां भी दस्तखत है कम से कम वो आरओ को तस्दीक कराने चाहिए कि आपने किए हैं कि नहीं किए हैं। और प्रश्न ये नहीं है, देखिए प्रश्न ब्रजेश जी ये है, अभी आपने एक मिनट अभी आपने एक बड़ी खराब बात की, मैं उसके बारे में आपको थोड़ा आगाह कर दूं। कौन सी खराब? आपने कहा असलम भाई को कि आपने अपनी पत्नी को सपा में सेट कर दिया। अरे पत्नी भी चेयरमैन है, माधव सिंधिया उनकी मम्मी अलग राजनीति करें तो आपको पूरा अच्छा, इसमें खराब बात क्या लग गई? अगर असलम भाई की पत्नी और वो अलग खराब क्या लग गया इसमें आपको? अभी तक तो हमें यही नहीं पता था कि इनकी पत्नी सपा ज्वाइन कर चुकी है। नहीं, इन्होंने बताया। ये तो इन्होंने खुलासा किया। बिल्कुल नहीं, परसों प्रेस नोट आया हमारी पार्टी का, तो उसमें लिखा था कि बीएसपी के विधायक की पत्नी। बिल्कुल लिखा था, उनका नाम लिखा था, किसी पत्नी अरे तो नहीं पता हमें, तो अभी इन्होंने खुलासा कर दिया। होने की पहचान है, पत्नी होने की पहचान थोड़े है। अभी भी घर में है, वो चेयरमैन है नगर पालिका की। तो आप क्यों पोचिंग करा रहे हो बीएसपी में? हम पोचिंग कोई नहीं करा रहे। आपने शिकार किया है, तोड़फोड़ की है। जो बसपा के विधायक बता रहे हैं, असंवैधानिक काम किया है। उनको विश्वास में लेके उनको बता के दस्तखत कराना चाहिए। उनको विश्वास में लेना बीएसपी का काम है, वो बीएसपी की समस्या है। भाई आप बीएसपी के विधायकों के पैरोकार क्यों हो, मुझे ये बताओ। हम लोकतंत्र के पैरोकार हैं। हाँ, इस समय लोकतंत्र के पैरोकार बने हैं आप। बीएसपी के किसी तोड़फोड़ कराते हैं दूसरी पार्टियों में। अरे सुन लीजिए, आप बीच में बोल देते हैं। अगर मायावती जी के साथ भी कोई अन्याय होगा तो हम उसके साथ खड़े होंगे। दीपक सिंह को स्क्रीन पे लाया के साथ होगा, खड़े होंगे। संजय सिंह पे हुआ था, हम खड़े हुए। ओके, यस, ओके ओके। दीपक सिंह, मैं आपसे समझना चाहता हूं भाई कि ये जो कुछ घटनाक्रम कल से शुरू हुआ है, इसको लेकर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है? और दूसरा, मायावती बीजेपी के नजदीक जा रही है तो अजय लल्लू को क्या प्रॉब्लम है? देखिए, एक बात ब्रजेश जी, कांग्रेस पार्टी शुरू से कहती आ रही, भारतीय जनता पार्टी के राज में लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है। वो प्रमाणित हो गया जिस तरह से पर्चे खारिज और वैध किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। दूसरा, कांग्रेस पार्टी कहती रही है कि बहुजन समाज पार्टी एक प्रवक्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी को साथ खड़ी है। जब भारतीय जनता पार्टी फंसती है तो संकट मोचक काम करती है। तो प्रॉब्लम यहां ये नहीं है, प्रॉब्लम यहां ये है जो खेल करना है खुलेआम करिए। लेकिन ये खुल इसलिए गया कि उत्तर प्रदेश में जब जफर इस्लाम पर्चा भरने को होता है तो वो न नामांकन में आते हैं न स्क्रूटनिंग में आते हैं, उनका पर्चा वैध हो जाता है। आज उत्तर प्रदेश में पर्चे अवैध हो जाते हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहते हुए लोकतंत्र की रक्षा हो रही है। न जो पार्टियां विपक्ष होने की बात करती हैं वो विपक्ष के रूप में खड़ी हैं। कांग्रेस पार्टी लड़ती है, कांग्रेस पार्टी संघर्ष करती है, प्रियंका गांधी बसें भेजती हैं, हम मदद करते हैं, हमारे पर मुकदमे खड़े होते हैं। हम जिलों में तहसीलों में ज्ञापन देने जाते हैं, हमारे पर मुकदमे किए जाते हैं। राज्यसभा मिल जाए तो आपको क्या तकलीफ है? मैं ये नहीं समझ, आपको क्यों दर्द हो जाए अगर एक राज्यसभा मायावती को मिल जाती है तो? देखिए, दर्द नहीं है। कांग्रेस पार्टी चाहती है, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी फ्रंट खोलकर भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही है। आप चाहते हैं कि बीएसपी आपकी गुलामी करे? खुलेआम लड़े। आप चाहते हैं बीएसपी आपकी गुलामी करे? कांग्रेस पार्टी चाहती है अगर किसी गठबंधन करना है तो उसकी बी टीम बन के रहना है, तो खुलेआम डंका की चोट पर रहे। खान साहब को स्क्रीन पे लाया जाए। भाई खान साहब, बहुत स्वागत आपका। ये हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश में?
हम लोग खैर छोटे हैं, उम्र कम है, अनुभव भी कम है, थोड़ा आप ही रोशनी डालो। जी विजय से सबसे पहले नमस्कार प्रणाम आपको, और जितने पैनलिस्ट हैं उनको भी नमस्कार मेरा। देखिए ये जो बातें आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये राज्यसभा का चुनाव या एमएलसी का जो चुनाव होता है, इसमें खरीद फरोख्त होती है, इससे बात की काम नहीं किया सकता। बहन मायावती जी 3 बार भाजपा के साथ मुख्यमंत्री बनी और तीनों बार 4 से 5, 5 से 6 एमएलए मुसलमान मंत्री बनाए गए। नसीमुद्दीन सिद्दीकी सबसे पावरफुल मंत्री बनाए गए जी। तब किसी को तकलीफ नहीं हुई थी, तब सारे लोग, इसलिए सत्ता में मायावती जी थी। आज सत्ता से बाहर होने की बात हो रही है। असलम चौधरी साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरी बहुत अच्छी मुलाकात है। अगर ये सब बातें हैं तो आप मायावती जी से मिलकर कर लेते। लेकिन ये जो हॉर्स ट्रेडिंग का ही मामला हमको लगता है कि इसमें हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है और चारों तरफ से हो रही है। आप देखिए, तो आप आरोप लगा रहे हैं असलम चौधरी पे कि इन्होंने पैसे लिए हैं, गंभीर बात कह रहे हैं खान साहब। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये होता है, ये होता है, हर चुनाव में होता है, आपने देखा है। सारे चुनाव में जितने सब में चलता है। ओके, कोई लेता है, कोई ऐसा नहीं है। ओके, असलम चौधरी साहब को स्क्रीन पे लाया जाए, क्योंकि उनके ऊपर गंभीर आरोप लगा है। असलम भाई, एमएच खान ने आपके ऊपर आरोप लगाया है कि आप लोगों ने पैसे लिए हैं। ये खान जो है, जो खान बोल रहे हैं, शेख को शेख मारा है, हमारा खुदा वाली भाषा बोल रहे हैं, चूंकि इन्होंने अपने जीवन में काम किए होंगे, सब कुछ जानते हैं। असलम के बारे में सारा समाज जानता है, सारा प्रदेश जानता है, सारे अधिकारी जानते हैं, सब पार्टी जानती है। जो हम लोग पैसे देते हैं, खान साहब जो है ना, ऐसे खान साहब होने तो, ऐसे खान साहब होने, ये खुद चोर है। नहीं, ऐसे मत बोले, आप चोर ऐसे नहीं, आप ऐसी भाषा में बोले, क्या ऐसी भाषा में बोले। देखिए आपसे तेज आवाज मुझे आपने पैसे की नहीं किया। मैं खान साहब से पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने एलिगेशन लगा दिया, क्या इन्होंने पैसे भेजे? तमीज और तहजीब में आप उनको तमीज वाली बात नहीं कह सकते। तमीज नहीं है, आपने कैसे कह दिया? मेरे पे एलिगेशन कैसे लगा दिया आपने एलिगेशन कैसे लगा दिया? आप हैं कौन एलिगेशन लगाने वाले? गुलामी नहीं करने आए आप। अरे कैसी बात कर रही है? अरे तहजीब बात कर रही है। तुम बिक गए हो, मेरे पे एलिगेशन कितने में? तुम बिक गए हो। आपने एलिगेशन लगा दिया। अभी तक नहीं कहा मैंने, तुमने पैसे ले लिए, पैसे लेके आज कह रहे हो। आज तो कह रहे हो मायावती जी खराब है, आज कह रहे हो मायावती जी खराब है। कल क्यों नहीं कहा था तुमने भाई? बीजेपी के खिलाफ नहीं कहा था तुमने? हम बीजेपी के खिलाफ 4.5 साल हो गए, आपको लग रहा है कि मायावती जी खराब है? आपको शर्म नहीं आती कहते हुए? अभी हैंकर बता रहे हैं। अबे छोड़िए, आप जैसे लोगों को मैं ठीक से जानता हूँ, खुद गुलाम हो। आप जैसे लोगों को मैं ठीक से जानता हूँ। जब मामला पड़ा तो गधे को बाप बनाते हो। ऐसे मत बोलो खान साहब, ऐसे शब्द मत बोलो। नहीं, आप ये कैसे बोल रहे हैं? देखिए ना, ऐसा है, ज्यादा दिमाग खराब ना करना खान साहब। औकात बढ़ा दूंगा, मेरा दिमाग ना खराब करना। औकात बढ़ा दूंगा। तहजीब से बोलिए। तहजीब क्या होती है? आपको तहजीब क्या पता है? आपको तहजीब नहीं जानते। आप बिके होते हैं, आप बिके हुए चैन लोग होते हैं। आप चोर हैं। छोड़ो यार, आप चोर हैं। मिला गए, तुम्हारा नाम भी नहीं लिया हमने, तुम बिल मिला गए। तुम्हारा नाम भी नहीं लिया, तुम बिल मिला गए। मैंने तो कहा सब लोग लेते हैं। आपने कैसे कहा? आपने एलिगेशन, आप सबूत दिए, आप सबूत दिए पैसे नहीं है। आपने कैसे दिए? मिर्ची तुम्हें लग रही है, तुम दलाल हो, गुलाम हो तुम। नहीं यार, देखिए दलाल लाल में ये क्या कर रहे हैं आप? तुम बीजेपी। अरे एक दूसरे के लिए सम्मान से बोलिए। अरे सम्मानित शब्दों का इस्तेमाल करिए, सम्मानित तो संसदीय शब्दों का इस्तेमाल। ये दलाल खुद है, ये दलाल अपनी बीबी का है, ये दलाल अपने कौन का है? ये दलाल, ये दलाल कौन कौन को बेचता है? बीबी का दलाल है, अपने बीबी को जाने के लिए बीबी का दलाल है। सारे भड़वाड़ी सिखाता तुझको, आगे समझ में तू तभी औकात है, तू दलाल कुत्ता है। तेरे जब तभी से बात कर बदतमीज आदमी। अरे कैसी बातें आप लोग कर रहे हैं? कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? बन गया बदतमीज नहीं का एमएलए बना दिया। नहीं, तुम जो बात कर कहां से दलाल हैं? एक दूसरे के प्रति सम्मान, संसदीय शब्दों का आप दोनों संसदीय शब्दों का इस्तेमाल करें। संसदीय शब्दों का दलाल की है, औकात में रहना नहीं। ये कैसी बात है? औकात में रहना बता दूंगा मैं तुझे भी। हमने औकात में रहना तू, तेरी क्या दलाल तुम आओगे। तुम्हारी औकात क्या? तू बताएगा तुमने कैसे जाके पैसे लिए? एलिगेशन लेके है कौन? मुझे बता औकात। तू है कौन? का है तो बता। तेरी औकात क्या है? नकली बात का होगा।
असल बात का हो तो बता औकात हमारी, तू क्या बताएगा औकात हमारी? अरे कैसी बातें कर रहे हैं, अरे कैसी बातें कर रहे हैं, संसदीय शब्दों का इस्तेमाल करें, संसदीय शब्दों का इस्तेमाल करें, संसदीय शब्दों का इस्तेमाल करें। इनको सालों को तमीज नहीं है। नहीं गाली गलौज न करें, गलत बात है। देखिए मवाली बैठा लिया आपने, इस गुंडे मवाली को बैठा लिया। नहीं मैं निंदा करता हूँ, मैं निंदा करता हूँ। कोई भी संसदीय शब्द बोलेगा मैं निंदा करूंगा उसकी। आप लोग निंदा नहीं गलत बात। घरवाली का दलाल बता रहा है, ये बहुत बड़ा गुंडा है, ये गुंडा जान से मारने की धमकी दे रहा है हमको, आपके चैनल पे मारने की धमकी दे रहा है। ये आपके चैनल पे आपके बारे में तुमने कैसे कहा कि असल बाप का है, कैसे कहा असल बाप का है? आगे दिमाग ठीक करो। कोई गुंडा उंडा नहीं है, के मेले हो। अरे वो विधायक हो, चोर हो, दलाल हो। अरे विधायक नहीं तो हमारे पास है क्या? वो विधायक है तो गाली बकेंगे, विधायक है तो गाली बकेंगे। आपने कैसे कहा? विधायक है तो मार से मरवाएंगे। मुझे ये बताइए कैसे जान से मारने कैसे बदतमीजी दे रहे हैं? विधायक जान से मारने की धमकी दे रहा है ये आदमी। नहीं संसदीय शब्दों का इस्तेमाल, तहसीब से पागल आदमी पगला गया है। आई समझ में। हाँ क्यों क्या आप लोग एक तुम गए हो, मैंने बखलाया, आप बखलाए होंगे। तमीज से बोल, तमीज से बोल, तमीज से बोल, तमीज से बोल। जो इस्लाम सिखाता है उसका ऐसा आप कर रहा हूँ, इस्लाम के दायरे में आ जा, इस्लाम के दायरे में आ जा। इस्लाम में जो हो तमीज तहजीब से बात की जाती है, वो हाजी है। इस्लाम के दायरे में आप नहीं हो, मैं इस्लाम के दायरे में इस्लाम को जानता हूँ, मैं नबी के मानने वाला हूँ। मिर्ची लग गई, आई समझ में, तुमको मिर्ची लग गई। हमने तो सबको कहा कि सब लोग मिर्ची तो ऐसा बोल रहे हो। हमने जो आपने मेरा कैसे नाम लिया? तुमको मैंने अपना आपने मेरा नाम कैसे लिया? बात कर रहे हो, क्या औकात क्या तुमको? औकात की बात मत करिए। नहीं संसदीय शब्दों का इस्तेमाल करें, संसदीय शब्दों का इस्तेमाल करें। मैं नहीं पागल हूँ, आपको दीन की पता नहीं है। आदमी पागल है, गुंडा है, ये बदमाश कतली है। ये मुझे मारने की धमकी दे रहा। देखिए आपके चैनल पर मेरी जान जाएगी तो आप मुझे मारा है, आप गवाह रहिएगा बीजेपी की। ये चौधरी ने मुझे मारा है जान से, ये मारने की धमकी दे रहा है मुझे। ओके शांत हो जाइए, ओके दोनों शांत हो जाइए, बंद करिए। ना इस तरह का झगड़ा लड़ाई मुझे एकदम पसंद नहीं। रुक जाइए ना दोनों की आवाज बंद करिए। खान साहब और चौधरी साहब दोनों लोग शांत। आप दोनों मेरे सम्मानित मेहमान हैं, मैं आप दोनों को बहुत इज्जत करता हूं, कृपया शांत हो जाएं। मैं व्यक्तिगत निवेदन कर रहा हूं, कृपया झगड़े नहीं, गलत संदेश जाता है। मैं शांत हो जाइए। खान साहब मेरा लिहाज करके शांत हो जाइए। चौधरी साहब आप भी मेरा लिहाज करके शांत हो जाइए, मेरा लिहाज करके शांत हो जाइए, मेरा लिहाज कर लीजिए। ओके ऑलराइट। ब्रजेश शुक्ला जी बहुत जाने माने पत्रकार हैं उत्तर प्रदेश के, इनसे मैं जानना चाहता हूं। भाई ब्रजेश जी आप मुझे बताइए कि ये हो क्या रहा है? ब्रजेश जी ये सेनाएं सज रही हैं चुनाव के लिए, जो 1.5 साल बाद चुनाव आना है उसके लिए सारी तैयारियां हो रही हैं। और जो आज हुआ है वास्तव में, पहले दिन मैंने एक डिबेट में मैंने आपको बताया था कि हो सकता है कि बसपा के लिए एक सीट छोड़ दे बीजेपी, तब सारे लोगों ने उस चीज़ को वो कर दिया था, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन आपने देखा बीजेपी एक रास्ता छोड़ के चलना चाहती है जी। वो रास्ता ये है कि उसे यदि जरूरत पड़े कभी तो बसपा का आप रुख पिछले दिनों देखते रहे हैं जी, वो बहुत आक्रामक नहीं रहा और उसको लेके कांग्रेस काफी आक्रामक उनके ऊपर रही है। तो ये सारा अगले जी मुझे एक असमंजस जो मैंने उदयवीर सिंह से पूछा, उन्होंने जवाब नहीं दिया। समाजवादी पार्टी ने आज इतना एग्रेसिव पोस्चर क्यों दिखाया? देखिए अब धीरे धीरे आक्रामकता बढ़ेगी राजनीति में, कारण कि चुनाव आ रहा है। असलम भाई जाना मत, अभी बहुत लंबी बात करनी है आपसे। असली लड़ाई जो है कौन विपक्ष, मुख्य विपक्ष कौन है, इसको लेकर है। ओके। और ये लगातार ये प्रयास होते रहेंगे। आपने एक बात कांग्रेस के लिए भी कही थी, कांग्रेस की कोशिश ये है, कांग्रेस की बेचैनी बहुजन समाज पार्टी से ये रही है कि वो चाहते हैं कि जो उनका पुराना वोट है, जिस वोट के बल पर वो बाकायदे राजनीति उनकी मजबूती रही है, दलित वोट, वो दलित वोट उनके पास लौट आए। मायावती उसकी नेता है, मायावती कांग्रेस पर बहुत आक्रामक होती हैं, वो उनकी अपनी वो धारा उन्होंने अपनी पकड़ ली है, वो रास्ता उन्होंने पकड़ लिया है।
बहुजन समाज, असलम भाई जाना मत, रुके रहना जी। ब्रजेश जी समाजवादी पार्टी की कोशिश ये है कि समाजवादी पार्टी ये साबित करना चाहती है कि उसकी लड़ाई और किसी से नहीं है, सिर्फ बीजेपी और उसके बीच टक्कर होगी। ये जो आज का घटनाक्रम है वो सिर्फ इससे अखिलेश यादव ने संदेश क्या दिया? संदेश ये दिया कि लोग उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि एकमात्र आशा के केंद्र वो है, इसलिए लोग उनकी तरफ जो संदेश देना चाहते थे, क्या कामयाबी मिली पर्चा खारिज होने के बाद, या समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ? देखिए, इसमें राम जी, जो राम गौतम है, जो उनके उससे बीजेपी बहुत, वास्तव में ये संदेश अपने अपने संदेश भेजने की बात थी। हाँ, अपने अपने संदेश। क्या ये संदेश गया कि हाँ, बीएसपी बीजेपी थोड़ा नजदीक है? हाँ, ये संदेश अलग गया है कि ये जो है, ये दोनों हो सकता है कि आगे कैसे चुनाव लड़ेंगे। कभी आप राजनीति में बहुत भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं जी, और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में। ओके, वीरेंद्र जी आ गए हैं डिबेट में। भाई वीरेंद्र जी, आज जो कुछ भी कल से घटनाक्रम चल रहा है, अब तो 10 पर्चा, 10 कैंडिडेट, 10 सीट, निर्विरोध निर्वाचन का रास्ता भी साफ है। असलम भाई कह रहे हैं कि इन्होंने नीतियों के आधार पर मुखालफत की है, लेकिन रहेंगे बीएसपी में ही। आपके पास क्या खबर है, ये हो क्या रहा है? बगावत कितनी बड़ी है बीएसपी के भीतर? देखिए, ये जो राज्यसभा का चुनाव होता है, विधान परिषद के चुनाव होते हैं, और जो अल्पमत की सरकारें होती हैं, उन्हीं के लिए लिखा गया था कि काजू भुने प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है राम राज आज विधायक निवास में। ये इसी दिन के लिए लिखा गया था। और जब चुनाव करीब आता है तो इस तरह की स्थितियां और बनती बिगड़ती हैं। लोकतंत्र में आपने बहुत सारे चुनाव देखे होंगे। जो दल सत्ता में रहता है वो हर हथकंडे अपनाता है चुनाव जीतने के लिए, चाहे वो अपराधी से वोट लेना हो, चाहे माफिया से वोट लेना हो, चाहे व्यापारी से लेना हो, चाहे जिससे लेना हो। आपको याद होगा 2016 में जब प्रीति महापात्रा आई थी चुनाव लड़ने, तब बीजेपी के पास वोट नहीं था, फिर भी उनको लड़ाया और उनको वोट देने वालों को बीजेपी से टिकट भी मिला। उसमें हरदोई से श्याम प्रकाश, फतेह बहादुर सिंह, तमाम सारे नाम थे। उसके बाद अनिल अग्रवाल लड़े, वो भी जीत के गए, और तब भी बीजेपी के पास उनके लिए पर्याप्त वोट नहीं था और राज्यसभा गए। तो बीजेपी की सरकार है, वो अधिक से अधिक सीटें जीतना चाहती है, लेकिन ये दूरी, ये जो नजदीकी मायावती और बीजेपी के सामने आई, ये दोनों में निकटता दिखी। ये तो भाई बहन का पुराना रिश्ता भी रहा है। टंडन जी ने राखी भी बंधवाई थी। अब क्यों पूछा जा रहा है भाई ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता तो पुराना नाम है इसका। ओके, ये बात कोई नई बात नहीं है। हाँ। लेकिन ये जरूर है, हलचल तेज है। ये समाजवादी पार्टी इतनी आक्रामक क्यों हो गई अचानक? इसके पीछे क्या कारण है? अभी कुल 7 विधायकों की बात आ रही है जो बहुजन समाज पार्टी से समाजवादी पार्टी की ओर जा रहे हैं। अखिलेश यादव को लोग मुलायम सिंह से जब तुलना करते थे तो कहते थे वो उनके जितने बड़े राजनीतिज्ञ नहीं हैं, उनकी छाया से नहीं निकल पाए। आज अखिलेश यादव ने चारों खाने चित कर दिया सत्ताधारी दल को। उन्होंने जता दिया कि वो एक चतुर रणनीतिकार हैं और उत्तर प्रदेश की सियासत में आपकी बात पर असलम भाई सिर भी हिला रहे हैं। देखो, वो भले सड़क पर आंदोलन करने न उतरते हो, लेकिन उनके पास भी रणनीतिक कौशल है और उससे वो विपक्ष को और सत्ताधारी दल को चौंकाते रहेंगे। अब कितने और विधायक टूटेंगे, बीएसपी टूटेंगे कि बीजेपी के टूटेंगे, ये जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा ये तस्वीरें और आपको देखने को मिलेंगी। तो समाजवादी पार्टी को मिला क्या इसमें? देखिए, एक सीट तो, एक प्रोफेसर का तो पर्चा क्लियर है, वो तो बनी जाएंगे। इसमें आज ये सब तोड़फोड़ करा के सपा को हासिल क्या हुआ? देखिए, सपा को हासिल हुआ तमाशा और कपड़ा उतरना, और ये जो छुप छुप के रात के अंधेरे में गले मिला जा रहा था, सपा ने वहां पर टार्च जला दिया, 2 लोग मिल रहे थे, पकड़ गए। भाई इतना है। भाई खान साहब, वीरेंद्र सिंह क्या कह रहे हैं? देखो, तो अब समस्या ये है, तो सही कह रहे हैं। अब समस्या ये है कि
नैतिकता की दुहाई जी जी उनको समझ नहीं पाती है। नैतिकता की दुहाई लोकतंत्र में सिर्फ अपने फायदे के लिए दी जाती है। आप याद करिए कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी बसपा छोड़कर कांग्रेस में चले गए तो उनकी सदस्यता चली गई, लेकिन राकेश सिंह और अदिति सिंह कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के सपोर्ट में खड़े हैं। दिनेश सिंह वो आज तक उनकी विधायकी बची है और दिनेश सिंह की। तो ये लोकतंत्र में कौन सी मर्यादा है? अनिल सिंह भी है, अनिल सिंह भी है। इधर अनिल सिंह और ये जो असलम रायनी ये भी थे बसपा से, ये दो भी वोट दिए हैं पहले बीजेपी को। जो आज एक असलम रायनी गए हैं भिनगा वाले, वो भी ये तो अपने को पहले साथ लिखते थे ना राजपूत असलम रायनी लिख, इन्होंने अपना धर्मांतरण भी कर लिया था। अब ये सब अब आज देखिए लोग लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ बड़ी समस्या ये है ब्रजेश जी कि जब दो ही लोग लड़ते हैं आपस में तो पहले कहते हैं हिम्मत हो तो हाथ लगा के दिखाओ, और जब मारपीट होने लगती है तो कहेंगे तुमने हाथ कैसे लगाया। तो समस्या दोनों जगह है। पहले तो खुद चुनौती देंगे और फिर दूसरे झगड़ा करेंगे जी। तो ये तो आज थोड़ा वक्त कम है, थोड़ा आज झंझट ज्यादा हो गया। एक सज्जन ने कहा कि भाई अखिलेश जी जब मायावती से मिलने गए थे तो उन्होंने साल उड़ाया था उनको। हाँ। तो आज सोशल मीडिया पर चल रहा है कि आज तो अखिलेश ने पूरा कंबल उड़ा दिया, पूरा तोड़ ले गए साल की बजाय। नहीं, ऐसा करना नहीं चाहिए था वैसे। नहीं करना क्या, जब जो मुस्लिम विधायक बीजेपी के साथ अगर पार्टी चली जाएगी तो किस मुंह से उनको वोट मांगेंगे, कैसे उनको वोट देगी वहां की जनता जो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़कर आए हैं। अब मायावती के पास तो देखिए 2012 चुनाव हार गई विधानसभा का, 2017 का हार गई, 2014 का लोकसभा हारी, 2019 का लोकसभा हार गई। मायावती के विधायक कम होते जा रहे हैं दिन ब दिन। उसके बाद अब तो सांसद ज्यादा विधायक कम हो गए हैं, ये हालत हो गई है। हाँ, अब उसके बाद स्थितियां अब बीजेपी के सामने देखिए एक ये भी है कि मायावती के पास 20% के करीब दलित वोट है। अच्छा, कमाल की बात देखो, आपकी हर बात पे हुंकारी भर के सिर हिला के असलम भाई कह रहे हैं, ठीक मान रहे हैं उसको। हाँ। चलिए, राजनीति में वफादारी अस्थायी चरित्र नहीं है। सही को सही कहना चाहिए। नहीं, बिल्कुल ठीक है। वीरेंद्र सिंह का सही सही और मेरा सही गलत। बीजेपी वाले बोले कि सही बात। हाँ, ठीक बात है। बोलिए भाई वीरेंद्र सिंह, बोलिए। आपका कड़वी बात भी इनको मिठाई लग रही है, बोलिए। राजनीति में वफादारी अच्छा लग रहा है, कोई अस्थायी चरित्र नहीं है और ना कोई किसी पार्टी के लिए अस्थायी तौर पर है। बहुत बड़े बड़े लोग सत्ता की खातिर बदले हैं इस देश में, और ये आज कोई नया घटनाक्रम नहीं है। ओके। हाँ, ये जरूर है, कहा जाता है भाई अपना नुकसान होता है तो लोकतंत्र की हत्या हो गई जी, और अपना फायदा होता है कंक्लूड करिए वीरेंद्र जी, तो दूसरे को। चलिए 4 लाइन कहूंगा जी कि रह के खामोश भी वह ऐलान बहुत करता है, आईना चेहरों का नुकसान बहुत करता है। रोशनी लिख नहीं सकता किसी की किस्मत में ये चिराग, मगर जब रात आती है तो सम्मान बहुत करता है। और आओ अब अक्ल की मिजाज पर तोले उसको कि वो जो बैठा है वहां वो वफादारी का ऐलान बहुत करता है। ये आपने जो टार्च मारने वाली बात कही है, बड़ी 100 टके की बात कही। आऊंगा उदयवीर जी। मैं हरीश जी आपसे समझना चाहता हूं कि अगर मायावती के साथ किसी पॉलिटिकल रिलेशनशिप में जाना है तो इसमें कोई गुनाह नहीं है, आपको इसको स्वीकार कर लेने में कोई बुराई भी नहीं है, अच्छी बात है। कोई किसी के साथ भी डेमोक्रेसी जा सकता है, आप स्वीकार क्यों नहीं करना चाहते? हाइपोथेटिकल चीजों पे, काल्पनिक चीजों पे कोई गणित नहीं लगाई जाती। सीट ये नहीं और हाइपोथेटिकल आपकी जो व्याख्या है जी, वो आपकी वो असलम भाई जाना मत, सकती है। असलम भाई रुके रहना जी। लेकिन ये एक काल्पनिक जी काल्पनिक व्याख्या है और उस काल्पनिक पे कोई गणित नहीं लगाया जा सकता, कोई गुणा भाग नहीं हो सकता उसमें। ओके, उदयवीर जी आप कुछ मेंशन करना चाह रहे थे, गो अहेड। विजय जी, बहुत समय से ये बात हो रही है कि उद्योग हॉर्स ट्रेडिंग, तो मैं पहले थोड़ा उम्मीदवार का परिचय दे दूं। उसके अकाउंट में 8-9 लाख रुपए के करीब हैं, अब तो उसका एफिडेविट रिकॉर्ड में है। उसकी 35 लाख की टोटल एसेट्स हैं। असल में उसका नाम बजाज है ना, इसलिए हल्ला मच गया। अब सारे मोदी प्रधानमंत्री तो नहीं हो सकते ना।
तो मैं जो बात कर रहा हूँ जी, और 40 लाख रुपए का लोन है, 45 लाख रुपए का घर है, तो जो लोग हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं उमा शंकर सिंह वो ने कही थी। बताएं कि उसकी उमा शंकर और सतीश चंद्र मिश्रा के अंदर 1000 प्रकाश बजाज समा जाएंगे, जो अपनी खुद की हजारों करोड़ की हैसियत के लोग हैं, वो हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। पिछली बार आपका चुनाव हुआ तो क्या आपके उम्मीदवार के लिए आपने वोट इंतजाम किए तो हॉर्स ट्रेडिंग की थी क्या? बता दें की थी, कहें, हिम्मत है तो। सवाल ये नहीं है, आपकी बात को तर्क से सपोर्ट समर्थन भी होना चाहिए। आप अगर प्रीति को लाए आप तो वो उद्योगपति थी, अनिल अग्रवाल को लाए तो आप उद्योगपति थी। मैं डंके की पे चैलेंज करके कह रहा हूं उमाशंकर सिंह को, सतीश चंद्र मिश्रा को और जो बसपा के लोग हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो कोई हल्का इशारा भी करके बताएं। आप एक राजनीतिक कदम उठाना चाहते हैं, उसकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। बीएसपी एक सॉफ्ट टारगेट है। अरे आप बीजेपी पे हाथ डालते तब मानते। कोई समाजवादी पार्टी में शामिल हुआ क्या? अगर गठबंधन आज वोट पड़ता तो आज मालूम पड़ता, सुन लीजिए, आज मालूम पड़ता कि कितने बीजेपी के लोग उससे नाराज हैं। क्या आपने सुरेश तिवारी का गाली देता हुआ मुख्यमंत्री को भाषण नहीं सुना? क्या सीतापुर के विधायक का आपने राठौर का बयान नहीं सुना? क्या आपने गाजियाबाद के विधायक का नहीं सुना? 250 विधायक 3 दिन तक सदन नहीं चलने दिए। ये सवाल सिर्फ एक सीट छोड़ने का नहीं है, एक सीट इसलिए भी छोड़ी जा रही है तो कि दोस्ती भी है क्या और थे ये लोग कमजोरी भी है। समाजवादी पार्टी के ऑफिस करने? क्या होली की मुबारक, दिवाली की मुबारकबाद देने गए थे? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि सतीश चंद्र मिश्रा जी क्या करने जाते हैं? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने, या पार्लियामेंट में हमारी पार्टी के बड़े लोग मिलते हैं, या मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी से बहन जी मिली थी? कोई राजनीतिक व्यक्ति हमसे मिलना चाहता है, क्यों नहीं मिल सकता? जब मुख्यमंत्री थे अखिलेश जी, सब मिलते थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मिलते थे और जो समस्या बताते थे उसका काम होता था। ऑलराइट, दीपक सिंह, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि अब क्या ये माना जाए कि एक फ्यूचर अलायंस है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच? असलम भाई जाना मत, रुके रहना, अभी खान साहब और आपकी दोस्ती करानी है, रुके रहना। असलम भाई जाना मत, बोलिए दीपक सिंह। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने ब्रजेश जी 2 चीजें स्पष्ट कर दी हैं। कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट कर दिया भारतीय जनता पार्टी से डंके की चोट पर लड़ रही है। जो मुकदमे गवाही है कांग्रेस पार्टी के अलावा किसी पक्षी दल पे नहीं हुई है। पहला, कांग्रेस पार्टी ने कहा था हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, ये इस चुनाव में दिखाई पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी स्पष्ट तौर पर पूरे प्रदेश के जो उपचुनाव हो रहे हैं उनमें अकेले लड़ रही है और जीतती हुई दिखाई पड़ रही है और जीत की सीटें आएगी भी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी, ये जो एक नेक्सस बन रहा था, आपको उस पर क्या टिप्पणी? अगर बीजेपी और बीएसपी नजदीक आ रहे हैं तो आपको क्यों तकलीफ क्या है? बीजेपी और बीएसपी निकट सदैव रहे हैं ब्रजेश जी, आरोप लगते रहे हैं सीटों के लेकर। उपचुनाव में हुए बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी कैंडिडेट सिर्फ कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए लड़े हैं। जो अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है, आप उठा के देख लीजिए। जब प्रीति महापात्रा चुनाव लड़ने आई थी उस बार मैं कैंडिडेट था कांग्रेस से विधान परिषद के लिए। हमारे विधायक बहुजन समाज पार्टी ने तोड़े थे कांग्रेस पार्टी के, 3 बहुजन समाज पार्टी ने, 3 भारतीय जनता पार्टी। भी तो विधायक 2 तोड़ ले गई बीजेपी। मैंने कहा ना, मेरे ही विधायक तोड़े थे, तब भी उस दौर में भी, इस दौर में टूटे थे। तो ये जो स्थिति उत्तर प्रदेश की है। ओके, ब्रजेश शुक्ला जी को स्क्रीन पे लाया जाए। ब्रजेश जी, क्या मैं मानूं कि जो कुछ भी अभी प्रेजेंट में घट रहा है 2022 की ये धुंधली तस्वीर है? कौन किधर होगा युद्ध मैदान में? बस यही उसी की तैयारी है। मैंने बताया ना कि ये सेनाएं सज रही हैं। अब इन लोगों, आप देखिए कि क्या होगा, कौन किसके साथ खड़ा होगा, इसकी तैयारी है। और किस ढंग से पूरी लड़ाई लड़ी जाएगी उसकी तैयारी है। किस किस वोट पे, अब जैसे खान साहब हैं, अब ये सारा कुछ है, ये इसलिए है कि जिसको जहां अपना भविष्य दिख रहा है उस तरफ जा रहा है। तो असलम भाई को तो भविष्य समाजवादी पार्टी में दिख रहा है। अब पत्नी पहुंच गई है वहां पे। अब आप देखिए, मैं बताऊं आपको, जिसके लिए हमारे उदयवीर जी बुरा मान गए। मुस्लिम बोर्ड जो है इस चुनाव में मैं गया था। जस्टिस करिए आप, शुक्ला जी को बोलने दीजिए। जेंडर जस्टिस करिए आप शुक्ला जी को दोनों नेता है, पति पत्नी, वो अपना निर्णय साथ लें अलग लें, उस पर मत सवाल उठाइए। बोलिए आप। नहीं, मुस्लिम बोर्ड जो है, मैं इस चुनाव की बात कर रहा हूँ, इस सब के सूत्रधार उदयवीर सिंह। साफ दिख रहा है कि वो समाजवादी पार्टी की तरफ अभी भी जो तमाम सवाल उठा रहे थे लोग बाग, इधर नहीं जाएगा, उधर जाएगा, इधर जाएगा। हाँ। मुझे दिख रहा है कि साफ उधर बढ़ रहा है। ओके, ऐसा करिए कि और असलम भाई को स्क्रीन पे लाया जाए। देखिए, आप दोनों लोग मेरे बड़े सम्मानित अतिथि हैं
और असलम भाई भी बहुत पुराने नेता हैं और खान साहब भी बहुत पुराने नेता हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों में कोई मतभेद हो, कोई कड़वाहट हो। एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना रखें और मिलजुल कर चलें। ये उत्तर प्रदेश को तरक्की के रास्ते पे ले चलें। एक दूसरे का अपमान करके, गाली गलौज करके, भला बुरा कह के कुछ मिलना थोड़ी ना है। खान साहब, एमएच खान साहब, एमएच खान साहब सुन पा रहे हो मुझे आप? ओके, असलम भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं। असलम भाई, मैं चाहता हूं ना कि अब प्रदेश को तरक्की की राह पे चलना है। आपस में झगड़ा करने का कोई फायदा थोड़ी ना है। खान साहब भी सीनियर लीडर हैं, आप भी सीनियर लीडर हो, एक दूसरे से मतभेद क्या रखना? सीनियर लीडर है, मैं सम्मान करता हूं। एकदम इस तरीके से मेरे ही नाम लेके एलिगेशन लगाना, कोई मेरी थोड़ी है। 7 विधायकों ने बगावत की है और भी विधायक बगावत कर रहे हैं। जिस तरीके का एलिगेशन इन्होंने लगाया था, इनकी सीनियरिटी उस बात को नहीं, मैं चाहता हूं कि आप दोनों और दीन के हिसाब से एक दूसरे के प्रति मोहब्बत की भावना रखें। खान साहब भी बहुत सीनियर लीडर हैं, आप भी बहुत सीनियर लीडर हैं। एक दूसरे का सम्मान होना चाहिए। खान साहब, मैं चाहता हूं कि आप लोग आपस में प्रेम की भावना रखें। इनका कहना कि बाप की औलाद ओके, नारे छोड़िए ना, पुरानी बातों को जाने दीजिए। असलम भाई जाने दीजिए, बोलिए। खान साहब बोलिए। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि असलम साहब हमारे दोस्त हैं, मैं इनको जानता हूं। मैंने तो हाथ शेडिंग की बात की थी, इन्होंने उनको बाला गया। मैं अब भी कहता हूं एज ए मुस्लिम, एज ए इंसानियत, एज ए इंसान, कि अगर मुझसे कोई गलत बात निकल गई हो तो माफी चाहता हूं। ये आपका बड़प्पन है खान साहब, ये आपका बड़प्पन है कि आप माफी मांग रहे हैं। ये आपका बड़प्पन है, इट्स योर ग्रेट। मेरे से भी कोई गलती का अल्फाज निकल गए, मैं भी माफी मांगता हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी बात है। यही प्रेम की भावना होनी चाहिए। अगर उन बातों पाएंगे, हाँ, मैं भी माफी नहीं, यही प्रेम की भावना होनी चाहिए। ठीक है, ओके एमएच खान साहब बोलिए। शुक्रिया। मैं यही कह रहा था, देखिए जो अभी टीवी वालों का काम झगड़ा कराना नहीं होता, दोस्ती कराना होता है, मिलाप कराना होता है, सामाजिक भाईचारा बनाना होता है। आप तो इस काम में बिल्कुल माहिर है कि जो दुश्मन को दोस्त बना देते हैं, आपका तो कमाल है साहब। दूसरी बात यह, मैं कह रहा था वही बात, देखिए हमारे वीरेंद्र सिंह जी कह रहे थे कि लोकसभा चुनाव अलग होता है और राज्यसभा का चुनाव अलग होता है। इसमें हार्स ट्रेडिंग होती रही है, इतिहास में गवाह है, आप भी जानते पुराने जी, नहीं होती रही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और आप सबका भी मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं, बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सब ने अपना कीमती वक्त आज की इस परिचर्चा के लिए निकाला। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अभी ये कहानी खत्म नहीं हुई दोस्तों। 10 प्रत्याशी, 10 पर्चे, 10 सीट, असेंबली से मामला निकल चुका है। अभी हाईकोर्ट की तरफ बढ़ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि वहां से निष्कर्ष क्या निकलता है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।